अमेरिकी अदालत में कबूल कर लिया है। ये निखिल गुप्ता कौन है अभी बताता हूं, आप जान चुके होंगे, लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला अब फिर इस वक्त क्यों आ रहा है, ये सब कुछ इसलिए क्योंकि एप्स्टीन के बाद नई मुसीबत में कैसे घिर गई है यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार, वो सब कुछ यहाँ हम बताने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका का दावा है कि निखिल गुप्ता रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी विकास यादव का सहयोगी था। विकास यादव को अब तक पकड़ा नहीं गया है अमेरिका की तरफ से, लेकिन निखिल गुप्ता ने जिस तरह मर्डर फॉर हायर यानी किराए पर हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश जैसे 3 गंभीर आरोपों को स्वीकार कर लिया है, उसके बाद मोदी सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब तक सरकार ने यही कहा है कि इस साजिश से उसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि अमेरिकी पक्ष का कहना है कि कथित साजिश के समय विकास यादव कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत थे, जिसके तहत रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ काम करती है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका के सामने अपना बचाव कर पाती है या नहीं, क्योंकि ट्रेड डील में तो उसने जिस तरह सरेंडर किया है उसकी पोल राहुल गांधी पहले ही खोल चुके हैं। वहीं आज एक वीडियो के जरिए राहुल गांधी ने समझाया है कि कैसे भारत के किसान और टेक्सटाइल कारोबारी दोनों इस डील का नुकसान भुगतेंगे। आइए जरा सुन लीजिए यहां राहुल गांधी को। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच। तो इस वीडियो में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं को मजबूर कर दिया है कि वो मोदी सरकार को बचाने के लिए राहुल गांधी पर बेतुके हमले न करें। पीयूष गोयल ने मुंबई में कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि राहुल जैसे नाकाबिल व्यक्ति को कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष कैसे बनने दिया। इस बयान में ही बीजेपी का डर नजर आता है दोस्तों कि राहुल गांधी जब तक नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष मजबूती से खड़ा रहेगा। दरअसल लगातार 2 कार्यकालों में मोदी सरकार ने अपनी मनमानी खूब कर ली और नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक और पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमले पर भी जवाबदेही से बच गई। मगर राहुल गांधी ने सवाल उठाना तब भी नहीं छोड़ा था और आज भी नहीं छोड़ा है। आज पुलवामा हमले को पूरे 7 साल बीत चुके हैं। जी हां, 7 साल, पूरे 7 साल बीत चुके हैं आज पुलवामा हमले के। 2019 याद कीजिए, 2019 यही 14 फरवरी। लेकिन इस बात का, और उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे याद है, शूटिंग कर रहे थे। लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिला है कि आखिर कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में सैनिकों को सड़क मार्ग से क्यों भेजा जा रहा था और उसी रास्ते पर कई किलो विस्फोटक से भरी कार कैसे पहुंच गई। इस बारे में दिवंगत सत्यपाल मलिक, जिन्होंने हमारे साथी प्रशांत टंडन जी के साथ कई बार इंटरव्यू में अपनी बातें कही हैं, उन्होंने कई बार मोदी सरकार पर हमला बोला था। और उस वक्त चूंकि उस समय वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, अविभाजित जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर एक राज्य के तौर पर 370 नहीं हटा था वो जम्मू कश्मीर, और राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने बहुत सारे खुलासे पहली बार अगर पब्लिक डोमेन में सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया था तो इसी चैनल पर किया था। इसके बाद तमाम चैनलों ने अपना अलग अलग ढंग से उनसे इंटरव्यू किए, लेकिन पहला इंटरव्यू यही था अपने यहाँ जो प्रशांत जी के साथ उन्होंने दिया था, जिसमें इस पूरे हमले की गाथा उन्होंने खोल कर रख दी थी। इस बारे में दिवंगत सत्यपाल मलिक ने कई बार मोदी सरकार पर हमला बोला था, और आज कांग्रेस ने उन्हीं से बातचीत का एक वीडियो भी सुबह ही ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने भी बाद में उनका इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू का वीडियो आज कांग्रेस ने ट्वीट किया है। जाहिर है कांग्रेस देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल को अनसुलझा नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मोदी अब भी लफाजी में इसे उलझाए हुए हैं। आज ही असम में नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कहा है कि आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। आज पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी वो पूरी दुनिया ने देखा है, और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। पुलवामा जरा सुन लेते हैं, चलिए नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा टॉलरेट कर लीजिए। आप, मैं जानता हूं आप लोग नहीं सुनना चाहते, लेकिन सुनिए, सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से यह सवाल पूछा जाएगा कि पता नहीं पुलवामा के दोषियों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने कब पकड़ा और कौन सी सजा दी है, ये नहीं पता। अगर नहीं है, हमें नहीं पता है, नरेंद्र मोदी की सरकार बता दे जरूर। लेकिन पहले सुनिए। साथियों, आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी वो पूरी दुनिया ने देखा है, और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। लेकिन साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कभी कांग्रेस से हम देश हित के लिए इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या? वो कर सकते थे क्या? तो सुना दोस्तों आपने, यहां पर कांग्रेस को घेरने के लिए और उसके अलावा पुलवामा और अपनी पीठ थपथपाने के लिए नरेंद्र मोदी जो कुछ कह रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है, कितना सच, कितना झूठ, वो आपके सामने है। अगर यहां पे सवाल ये भी है कि पुलवामा की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो पकड़ा था अगर उन आतंकियों को, तो इस सवाल का जवाब भी दे देते कि विस्फोटकों से भरी हुई कार कैसे लाई गई, किसकी शह पर लाई गई। खैर, उद्घाटन और शिलान्यास के बहाने असम चुनाव के लिए प्रचार करने नरेंद्र मोदी पहुंचे थे आज, और वहां उन्होंने पिछले 12 सालों से विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर जितने हमले किए, उससे जाहिर होता है कि पीएम मोदी के पास मुद्दों की घोर कमी हो गई है, या फिर उन्हें देश के हालात की जानकारी ही नहीं है, जो आज भी वो अपने काम बताने की जगह कांग्रेस पर हमला करके अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या एप्स्टीन के बाद मोदी सरकार एक नई मुसीबत में फंस गई है, जिससे निकलने का रास्ता न मिला तो फिर सरकार के लिए आगे खतरे ही खतरे हैं। इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, अंशु नेथानी जी हैं, अनिल कुमार रॉय साहब हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए यहाँ पन्नू से लेकर, यानी अमेरिका और राहुल गांधी तो लगातार अमेरिका के साथ ट्रेड डील पे, एप्स्टीन पे,
नरवणे साहब की किताब पे, ये 3 बहुत गंभीर मामला है जिस पे लगातार घेरते रहे हैं। और इन तीनों के बीच 2 मामले और, एक तो अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला साहब के खिलाफ, और दूसरा एक इम्पीचमेंट की तैयारी हो रही है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के खिलाफ, यानी जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ उसकी तैयारी चल रही है। यानी 9 मार्च से जब इस बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू होगा तो फिर और गहमा गहमी बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं विदेशों से, और खासकर निखिल गुप्ता का जो मामला सामने आया है गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में, उसकी जान लेने की साजिश रचने के मामले में, और इसमें भारत सरकार, विकास यादव, ये सारी बातें अगर जोड़ के देखें तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको? क्या सचमुच मुसीबत में है यहाँ मोदी सरकार? शुक्रिया राजीव जी। निश्चित रूप से कुछ बातें जो लगातार हम लोग चिन्हित करते रहे हैं, और जिन बातों को राहुल गांधी ने शब्द दिया है वो ग्रिप में लाना, वो ग्रिप में लाने के लिए जो कुछ काम बीते दिनों में होते रहे, उनका एक उदाहरण जो है ये निखिल गुप्ता का केस है, सामने है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, आप जानते हैं कि हर उस गलत काम के लिए जो भारत में वो खालिस्तानी फोर्सेस और एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ उनका एक्शन रहा है, लेकिन यही पन्नू डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी को न्योता तक नहीं मिलता है, ये भी बात है। और अब जब पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप भारत सरकार पर तब लग रहा था, और आज एक केस प्रमाणित हुआ है जिसमें कि वो रॉ का अधिकारी बताया जाता रहा है, वो जिसको सजा हुई, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, निखिल गुप्ता ने। और बल्कि निखिल गुप्ता नहीं, उसको सहयोग करने वाला जो अधिकारी था विकास यादव, वो रॉ का अधिकारी था। निखिल गुप्ता तो एक हायर किया था, सुपारी देना जिसको कहते हैं, सुपारी दिया जी, सुपारी जिसको मिली थी वो था। तो फिर भी एक चेन जो है वो एस्टैब्लिश होता है इस कबूलनामे से। और जो आरोप इससे क्या है कि पूरी सरकार, पूरा देश शर्मसार होता है कि आप किसी एक आतंकवाद से लड़ने का आपके पास क्या कोई तरीका नहीं रह गया कि आप पन्नू की सुपारी देंगे, आधिकारिक रूप से देंगे। तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सरकारी गैंग भी पैदा हो गया क्या? मैं किसी के नाम से ऐसे शब्द लेना नहीं चाहता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग टाइप से कोई सरकारी गैंग भी पैदा हो गया क्या, जो सुपारी का खेल करेगा, देश का नाम बदनाम करेगा? यह बहुत बड़ी चिंता का सबब है। हमें तो फौरी तौर पर मन नहीं करता यकीन करना कि ऐसी खबर पर यकीन किया जाए, लेकिन जब सबूत बन करके अदालती प्रक्रियाओं से होकर के बात आती है तो हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता कि इसे कबूल किया जाए। आप देखेंगे एक घटना घटी थी, लाल किले पर झंडा बदल दिया गया था जी। उस समय किसानों का आंदोलन चल रहा था, और कुछ यही आतंकी किस्म के लोगों ने फेसबुक पर ऐलान करके कि हम कल झंडा फहराएंगे, और ऐलान करके यह काम किया था। और हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था लाल किले के जो ऐसे मौकों पर 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे मौके पर, मेरे ख्याल से 26 जनवरी का मौका था, ये बहुत सख्त होता है, सुरक्षा कड़ी होती है, वो उसको तोड़ते हुए वो घटना घटी थी। और इल्जाम आया आंदोलन पर, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि आंदोलन पर वो इल्जाम गलत था। वो लोग, जिन लोगों ने तिरंगा को बदल दिया, भाई तिरंगा, लाल किले हमारी शान है, जहां तिरंगा फहराता है, वहां झंडा बदलना पूरे देश में अपमान का विषय था। लेकिन तब भी गोदी मीडिया ने उसको खालिस्तानियों, ये आंदोलनकारियों के मत्थे मर दिया, और खालिस्तानियों से कथित साठगांठ की बात पर स्टोरीज करते रहे। वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है। ये समझना पड़ेगा भाई, हम सरकार बड़ी है, देश बड़ा है, कि आपको एक आंदोलन को कुचलने का मकसद बड़ा है कि आप पन्नू से उसको जोड़ देंगे, तिरंगा भी बदल देंगे, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। वो मैं याद दिलाना चाह रहा हूं। अब देखिए, ये जो घटनाएं घटी हैं और इसके समांतर जो कुछ घटनाएं घट रही हैं,
उसका दबाव, चाहे एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी बुरी तरह से फंसते नजर आए हैं, दिया कुमारी के नाम है, अनिल अंबानी के नाम है, और भी जो नाम आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के भी नाम है, लेकिन किसके किस रूप में नाम है उस पर अलग से बात हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति से नाम है, निश्चित रूप से वो आइंस्टीन नहीं है, वो दुनिया का कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है, वो एक काला चेहरा है, काला धंधा करने वाले लोग हैं। भाई हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि संगत से भी आप पहचान लेते हैं कि लड़का या व्यक्ति कैसा होगा। लड़के हमारे बिगड़ते हैं, तुम क्या बोलते हैं, उसकी संगत देखिए, और संगत से हम समझ जाते हैं कि वो जुआरी है कि खिलाड़ी है कि से हम समझ जाते हैं। और वो संगत आज सबके सामने है कि इस देश की सरकार के का नेतृत्व करने वाले लोग, उनकी संगत क्या है। आइंस्टीन नहीं है, उनकी संगत एप्स्टीन है। तो ये साबित हो रहा है। अब इस बीच में जो इस देश में लोकतंत्र को कुचलने के लिए और सत्ता पर कब्जा करने के लिए, चुनाव का मतलब खत्म करने के लिए जो जो हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं, चाहे मीडिया के प्रभाव को खत्म कर देना, मीडिया को ही पक्षपातपूर्ण बना देना कि उस पर कोई विश्वास ही न करे, सीबीआई, ईडी, आईटी की विश्वसनीयता को ही खत्म कर देना, ये सारी चीजें हुई हैं। अब इसके बीच में अगर अविश्वास प्रस्ताव ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाने की तैयारी है तो इससे पूरा सिस्टम एक्सपोज होगा। अगर स्पीकर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन, मेरे ख्याल से अविश्वास प्रस्ताव ही है जो लाने की तैयारी है, वो जो है उससे भी स्पीकर का जो भेदभावपूर्ण रवैया रहा है वो एक बार फिर चर्चा में आएगा, सरकार के हथकंडे सामने आएंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या किया जाए? प्रतिपक्ष के नेता को इस तरह से ग्रिल कर दो, उसकी सदस्यता आजीवन खत्म करने का ऐलान कर दो कि हम आजीवन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अभी अभी टंडन जी से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है संसद में कि किसी की आजीवन सदस्यता ली जा सकती है। भाई जनता 5 साल के लिए चुनती है तो आप आजीवन कैसे आप किसी को सदस्यता से बाहर कर सकते हैं? बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, लिखित हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को 2 साल, और अगर 2 साल की सजा हो गई तो अगला और 6 साल, इससे ज्यादा की सजा सांसद को नहीं मिलती है। लेकिन राहुल गांधी जिनका भी कोई अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है, उनके बारे में सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इनकी संसद की सदस्यता स्थायी रूप से खत्म कर दी जाएगी और चुनाव लड़ने के लिए भी इनको अयोग्य नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा हम प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू के कहने का मतलब कम से कम यही है। तो ये क्या है? ये भी एक डराने की कार्रवाई है कि वो सारी चीजें न हो जिसके बरक्स सरकार एक्सपोज होती है, उसके कारनामे एक्सपोज होते हैं, उसका जो गठजोड़ है कैपिटलिज्म के साथ में, कैपिटलिस्ट के साथ में, वो सामने आता है। उसका जो गठजोड़ है काली दुनिया के साथ में, एप्स्टीन वर्ल्ड के साथ में, वो सामने आता है। उससे सरकार डरी हुई है और यही डर राहुल गांधी को डराने का एक उपक्रम बना हुआ दिखता है। जी प्रशांत जी, आपको क्या दिखता है? यहाँ पे 3-4 मुद्दे और लगातार गरमा रहे हैं ये मुद्दे, इन सब के बीच राहुल गांधी अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहुत कुछ क्या आपको दिखता है कि आने वाला जो अगला सत्र है, इस सत्र का अगला पार्ट, सेकंड पार्ट, वो बहुत ज़्यादा हंगामेदार रहेगा? लेकिन उससे पहले ये जो मुद्दे हैं ये और गरमाएंगे, जिसमें एप्स्टीन भी है, ट्रेड डील भी है और अब पन्नू भी है। प्रशांत जी। और ये अभी निखिल गुप्ता का मामला है, ये दोनों मामले अमेरिका के साथ संबंधों को एक नए तरीके से एक दबाव का मौका, अमेरिका को दबाव डालने का मौका मिल गया है, एप्स्टीन में भी और अब जो निखिल गुप्ता का मामला है। निखिल गुप्ता का मामला जो उन्होंने जुर्म इकबाल किया है, जिनको स्वीकार किया है अमेरिका की अदालत में, उसके तार जुड़ते हैं स्टेट से, और वो स्टेट का जो इस्तेमाल है
वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए आता है। ये भारत में कभी ऐसे आरोप भारत सरकार के ऊपर नहीं लगे। अब जो अमेरिका और कनाडा और तमाम मित्र देशों का एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है I5, वो I5 में भी इसको उजागर हुआ था। तो ये मामला केवल पन्नू तक का नहीं है, ये मामला निर्झर के, कनाडा में निर्झर की हत्या का भी है। और भारत और कनाडा में इस बात को लेकर बातचीत भी हुई है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ कि इसका कोई एक फ्रेमवर्क बने। तो ये दोनों बातें ऐसी हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है, भारत के डेमोक्रेटिक स्टेट की जो छवि है, वो धूमिल होती है। और ये लगातार जो है, चाहे वो प्रेस फ्रीडम की बात हो या पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा है। कभी सुना है आपने कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी लोकतांत्रिक देश में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप के किसी देश में, कि नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जीवन भर चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव लाया जाए वहां की पार्लियामेंट में? ये तो केवल और केवल बनाना रिपब्लिक में होता है जी। भारत में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, और ना ऐसा कोई कानून है। अभी प्रेम कुमार जी से बात हो रही थी, ऐसा कोई कानून भी नहीं है। लेकिन आप देखिए, किरण रिजिजू जी ओम बिरला से मिले हैं और उन्होंने ये निशिकांत दुबे का जो प्रस्ताव है उसको आगे बढ़ाने की बात की है। ओम बिरला जी के ऊपर खुद अविश्वास का प्रस्ताव है, वो इसमें कैसे फैसला करेंगे नैतिक रूप से, ये भी एक सवाल है। लेकिन ये केवल वो कामयाब होगा, प्रस्ताव नहीं कामयाब होगा। ये माइंडसेट बता रहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष को जीवन भर चुनाव न लड़ने के लिए अयोग्य करने का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, जिसका भारत के संविधान में, कानून में कोई स्थान नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री है, ये तमाम सारे जो इस तरीके काम करा रही, इससे भारत की छवि खराब होती है। और ये माइंडसेट दिखाता है नरेंद्र मोदी जी का कि आप एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ हैं आप। और इसीलिए बार बार आरोप लगता है कि इनके रिजीम में संविधान को खतरा है। इस तरीके का प्रस्ताव लाने का भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि आप संविधान के आगे जाके ये काम कर रहे हैं। भारत के संविधान में आपकी कोई आस्था नहीं है। आप अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और दूसरी बात कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बात तो आपने की शुरुआत में, देखिए कॉटन को लेके हम लोग कई बार बात कर चुके हैं यहाँ पे, और राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं कि भारत, बांग्लादेश में कॉटन की पैदावार नहीं है, और भारत कॉटन का इस्तेमाल भी करता है, टेक्सटाइल भी, गारमेंट्स भी, और कॉटन का पैदावार भी है। अब वो बांग्लादेश को अगर 0% टैरिफ पे मिलेगा तो जो भारतीय किसानों का जो बाजार है निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। और केवल एक ही कॉटन का ही मामला नहीं है, कई दृष्टिकोण से हम लोग इस पर कई बार विस्तार चर्चा कर चुके हैं कि कंप्लीट सरेंडर आपने नेशनल इंटरेस्ट का किया है। और एक आखिरी बात जो हरदीप पुरी जी को लेकर है, कल भी हम लोगों ने चर्चा की है। हरदीप पुरी गोदी मीडिया के स्टूडियो में बैठ रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपनी बात कहने का, और ग्लोरीफाई किया जा रहा है एक रेपिस्ट को बताया जा रहा है कि जी वो पावर ब्रोकर था। इसी गोदी मीडिया में, जो मोदी का समर्थक एक मीडिया है जो दिन भर हिंदू मुसलमान करता, वो यहां तक चला गया कि एक रेपिस्ट को, बच्चों के रेपिस्ट और हत्यारे को आप, और सजाया जाता व्यक्ति को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं कि नहीं वो रेपिस्ट तो था लेकिन वो पावर ब्रोकर भी था। तो उससे जो मुलाकातें हो रही थी वो पावर ब्रोकर
उसके रोल के तहत हो रही थी। तो ये सब बातें जो है वो ऐसी दिखाई दे रही है आज भी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी जो सामने हमारे अब उसी के बेसिस पे कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का एप्स्टीन का इंटरेस्ट था भारत के आंतरिक मामलों में, आप वो ईमेल याद कीजिए कि वो नाराजगी जता रहा है भारत में फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट आए उनके आगमन पर। उसकी मेल्स के एक्सचेंज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल में दौरा होता है। ये बहुत गहरे जांच के विषय है कि क्या एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी का जो तालमेल था वो भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ भी उसमें कोई कुछ एंगल था, कहां तक बातें थी, केवल क्या एप्स्टीन की सहयोगी को वीजा दिलाने तक सीमित था या उसके आगे भी था। इसलिए कल हम लोगों ने चर्चा यहाँ की थी कि इसकी जेपीसी डिमांड होनी चाहिए, जेपीसी की जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये कि देखिए भारत की जो लोकतांत्रिक छवि है उसको नुकसान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और राहुल गांधी के ऊपर जो अगर आप लाइफ लॉन्ग बैन करने की बात कर रहे हैं, और बात राहुल गांधी की नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, इसका मतलब है कि आपकी आस्था भारत के संविधान में, भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं में नहीं है। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी का पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहते हैं। यही जो बांग्लादेश में हो रहा था, यही जो दूसरे ऐसे कंट्रीज में होता है जहां बार बार तख्ता पलट होते हैं। तो ये मानसिकता, जो तख्ता पलट वाली मानसिकता लेकर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे देखिए जनता समझ रही है। अभी कल तेलंगाना के रिजल्ट आए गए और उसमें बीजेपी जितनी सीटों पे थी उसकी आधी हो गई। कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है वहां पे। तो कांग्रेस का क्लीन स्वीप उतनी बड़ी खबर नहीं जितना कि बीजेपी का आधा हो जाना खबर है। जी राजीव जी, आप कैसे इसको देखती हैं? पूरा प्रकरण आपने देखा, संसद का पहला सत्र जो वो है सेशन है वो बीत गया, लेकिन उसमें कुछ गंभीर मुद्दे आ गए। एप्स्टीन भी है उसमें, बहुत गंभीरता के साथ वहाँ हरदीप पुरी साहब सामने आ गए, एप्स्टीन एक्सपोज हो गए वहाँ पे, और चीन के मामले पे भी नरेंद्र मोदी की सरकार एक्सपोज हुई है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। और इन सब के बीच अब एक नया जो किस्सा है उसमें जुड़ गया है, वो भी हम देख रहे हैं, जो निखिल गुप्ता का मामला है, यानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान लेने की साजिश रचने वाले विकास यादव तो अभी खैर इधर हिंदुस्तान में है, नौकरी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अमेरिका में वांटेड है। और अमेरिका में दूसरी तरफ ये निखिल गुप्ता है, उसने अपनी स्वीकार कर ली है वहाँ पर जो उसके ऊपर आरोप हैं, और इसीलिए नहीं तो 40 साल की सज़ा होती, इसलिए सज़ा अब 20 से 24 साल की होगी। सज़ा कम हो जाती है अमेरिका में जब आप सज़ा को स्वीकार कर लेते हैं, तो स्वीकार कर लिया, 24 साल मैक्सिमम सज़ा हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत सरकार की किरकिरी तो हो रही है, अगर उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, लेकिन यहाँ संसद से जो चीज़ें निकल के आई हैं, जिसमें हरदीप सिंह पुरी का मामला है, और वहाँ तो भयंकर किरकिरी हो रही है। कैसे देखती हैं आप? और इन सब के बीच राहुल गांधी अगर एक्शन लेने की बात करते हैं, राहुल गांधी अगर बातों को सामने लाते हैं, तो राहुल गांधी को संसद से निकाल दो जी। निशिकांत दुबे साहब आ गए हैं सामने। अंशु जी, मैं कहूंगी कि जो इस बार पार्लियामेंट का सेशन रहा है उसमें एक तरीके से पूरा चूहा बिल्ली का खेल देखा गया है। जिस तरह से एक के बाद एक राहुल गांधी इतने सीरियस मुद्दों को सामने लाए और सरकार के पास उनका कोई जवाब नहीं था, और सरकार मुंह छुपाती भी फिर रही थी, उसके लिए बहाने ढूंढे जा रहे थे, उसके लिए कोई भी तरीका अपनाया जा रहा था। कभी जो है गालीबाज नेताओं को आगे किया जा रहा था, जिसमें निशिकांत दुबे हैं, गिरिराज किशोर हैं, वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और ऐसी कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं कि जो कभी संसदीय इतिहास में हुई नहीं है, आजीवन बैन लगाने की, चुनाव न लड़ने की, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो ये सारा उनकी बौखलाहट को दिखा रहा था। और इसी सब में इस पूरे जो ये सत्र रहा उसमें एक जिसे कहा जाए कॉमेडी ऑफ एरर्स और ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, ये दोनों ही नजर आई। राहुल गांधी रोज इंपॉर्टेंट मुद्दों को लाते रहे, जब वो किताब लेकर आए
नरवणे की, तो उसको लेकर के इतनी बेचैनी हो गई कि उस किताब को वो ना दे दे कहीं प्रधानमंत्री जी को, इसके लिए झूठ पे झूठ बोला गया और ऐसी मनगढ़ंत बातें रची गई। और जो स्पीकर महोदय हैं उनको यहां तक कहना पड़ा कि कांग्रेस की जो महिलाएं हैं वो हमला कर सकती हैं, तो इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप सदन में मत आइएगा। तो इस तरह की बातें हुई। फिर जब किताब को लेकर इतने इतने प्रेशर बनाए गए कि जो बेचारे प्रकाशक को भी कई तरह के बयान देने पड़े, अपने ट्वीट बदलने पड़े, लेकिन इसका मगर असर क्या हुआ, पूरे देश भर ने जान लिया कि उस किताब में क्या था और उसमें सुरक्षा से जुड़ी कितनी बड़ी बात थी। तो जो राहुल गांधी कहना चाहते थे वो उसमें पूरी तरह से सफल रहे, इन्होंने चाहे कितना भी रोकने की कोशिश की। तो जो एक पूरा एजेंडा था, जो एक पूरा नैरेटिव था और देश को सच्चाई बताने का, जो सच्चाई ये सरकार छुपा रही थी, वो राहुल गांधी ने और विपक्ष ने पूरी तरह पूरी कामयाबी के साथ उस काम को किया। इन्होंने तो जो करना था किया। 8 जो सदस्य थे कांग्रेस के उनको निलंबित कर दिया, महिला सांसदों के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए और निशिकांत दुबे, गिरिराज किशोर जैसे नेता तमाम आरोप लगाते रहे, इस तरह की बातें बोलते रहे, ये सारी चीजें हुई। लेकिन राहुल गांधी कामयाब रहे जनता को ये बताने में संसद के माध्यम से। एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को भी वो लेकर आए, बार बार बोलने के लिए मना किया गया उनको, जब वो जिक्र करने की कोशिश करते थे रोक दिया जाता था उनको। और कितना शोर शराबा हंगामा हुआ। अनिल अंबानी का नाम लिया राहुल गांधी ने तो पूरा जो ट्रेजरी बेंचेस ऐसे खड़ा हो गया, क्या बीजेपी के सदस्य हैं अनिल अंबानी? उनके ऊपर तो फ्रॉड का आरोप है, बैंकों का पैसा लेकर उन्होंने पूरा इतना किया है। तो आप अनिल अंबानी क्या आपके बीजेपी में शामिल हो गए कि जिसको बचाने के लिए आप खड़े हो गए? और हरदीप पुरी जो मंत्री है उनका जिस तरह से मामला आया, तो वो तो पूरा देश देख रहा है कि कितने शर्मनाक तरीके से उसको डिफेंड किया जा रहा है। गोदी मीडिया एक कहा जाए कि इतना जघन्य अपराध करने वाले रेपिस्ट और बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ इस तरह यौन अपराध के कुकृत्य करने वाले व्यक्ति के साथ सरकार के एक मंत्री के मिलने को और उसके साथ इतनी देश की नीतियां शेयर करने को, उन्होंने जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं जो कि देश में भी पहले चर्चा नहीं हुई है, और ये सारी बातें कर रहे हैं और वहां से उनके ऊपर एक तरीके से ये तय हो रहा है कि भारत को अब कैसे आगे बढ़ना है एक इतना जघन्य अपराधी के साथ। और ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये अमेरिका के जस्टिस विभाग के, उनकी सरकार के ये डॉक्यूमेंट्स में सामने आ रहा है। और इन डॉक्यूमेंट्स के ही आधार पर 7 देशों के बड़े बड़े लोग जो है वो इस्तीफे दे चुके हैं। आज ही मैं देख रही थी कि कई लोग इस तरह की बातें भी कर रहे थे डिफेंड करने के लिए। वो तो गोदी मीडिया ने तो जो किया ही सो किया, वो सबको ही जानता है कि ये कहा जा रहा था कि क्या केवल नाम आ जाने से तो ये मतलब नहीं है कि वो किसी तरह के अपराध में शामिल हो गए। अरे इतने बड़े अपराधी से, दलाल से आप क्यों मिल रहे थे? सरकार के पास काम करने का क्या कोई और तरीका नहीं है क्या? और कुछ उनके पास जो उनके वहां राजनयिक मंत्री या और जो तरीके होते हैं उनको छोड़ करके आप ऐसे अपराधी जिसके ऊपर अपराध साबित हो गया, जिसको सजा हो गई और इतने घृणित कार्यों में आप उसके साथ आप सरकारी इस तरीके की बातें कर रहे हैं और चीजों को शेयर कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तो पूरा एक बखिया उधेड़ा और बहुत अच्छे नैरेटिव के साथ, जो जैसे उन्होंने मार्शल आर्ट के बताया कि क्या कैसे होता है और कैसे किस तरह से हमारी सरकार की और हमारे जो मुखिया की एक तरह से गर्दन फंसी हुई है। जब उन्होंने ग्रिप की बात की और जब उन्होंने बात की कि कैसे वो पूरी तरह से फंस गए हैं और उसके बाद उन्होंने टैप करके अपने आप को सरेंडर कर दिया। और ट्रेड डील में वही हुआ क्योंकि वो दबाव था ये सारी चीजों का जो एप्स्टीन फाइल के खुलासे में हो सकता था या बहुत सारी चीजें आ सकती थी, और इन्हीं तमाम दबावों के चलते शायद ये ट्रेड डील की गई जिसमें भारत के मतलब तमाम हितों के साथ समझौता किया गया। जो हमारे किसान हैं उनको पूरी तरीके से समझौते के तहत खत्म करने की कोशिश की गई है। एक तरीके की बिल्कुल सही बात उन्होंने ये उठाई कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपास के किसान तो अगर ये चीज डील होती है तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आप देखिए बांग्लादेश जो है वो इस डील के तहत 0% टैरिफ पर वो कह रहे कि अमेरिका हम से कपास खरीदे और उनको वो बना के बेचे कपड़े, तो 0% टैरिफ लगेगा। और उन्होंने तो निर्णय भी ले लिया है। ये हमारे देश में नहीं बताया जा रहा है, इसको छुपाया जा रहा है। और जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो उन्होंने ये कहा कि
अगर हम उनसे लेते हैं कपास तो हम 0% पर उनको कपड़े भी दे पाएंगे। यानी अगर हम अमेरिका से कपास लेते हैं तो हमारे किसान क्या करेंगे? और अब तो बांग्लादेश ने भी कह दिया है कि हम आपसे कपास नहीं लेंगे, अमेरिका से लेंगे। और $बिलियन का ट्रेड होता था, और भी कई तरह के ट्रेड होते थे। हमने बांग्लादेश के साथ ये सारी चीजों को खत्म करके अपने आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया, अपने किसानों को नुकसान पहुंचाया है। इसकी भरपाई कौन करेगा? आप बताइए, जो हम इस पर राजी हो गए कि $500 बिलियन का हम माल खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या मजबूर करेंगे हम अपने देशवासियों को खरीदने के लिए कि वो सब कुछ खरीदे? मतलब उनके कपड़े खरीदे, उनके सेब खरीदे, फसल खरीदे, मक्का खरीदे, मतलब जो हमारे देश में पैदा हो सकता है, जो हमारे किसान कर रहे हैं, डेयरी उत्पाद खरीदे, ये सारी चीजें खरीदे। यानी कि हम अपने किसानों को खत्म करके, वो तो उस कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे जब इस तरह से खुला व्यापार हो जाएगा। और $500 बिलियन का आपको लेना है तो सब डंपिंग यार्ड, पूरा डंप होगा भारत में, और हमारे देश के लोग मजबूर होंगे अपने देश के प्रोडक्ट को छोड़कर अमेरिका का प्रोडक्ट लेने के लिए। और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट कितना क्वालिटी वाला होगा। ये पहले भी कई बार देखा गया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को या भारत जैसे देशों को कितना दोयम दर्जे का और किस तरीके का सामान यहाँ पर भेजा जाता है अमेरिका या और दूसरे देशों के द्वारा, को उनको कुछ समझा ही नहीं जाता है। और ट्रेड डील में जिस तरह से अपमान हुआ, जिस तरह से चीजें हुई हैं, तो साफ साफ इसको पूरा बता दिया राहुल गांधी ने कि कैसे वो ग्रिप में आए और कैसे वो उनकी गर्दन पकड़ी गई और उसके बाद एक तरह से पूरा सरेंडर कर दिया गया। तो हम हर चीज में, अब विदेश नीति आज जो कहें सबसे बुरे दौर में गुजर रही है, आपने ये बताया, ये पन्नू वाला मामला, ये किसी भी चीज में सही चीजें नहीं हो पा रही हैं। और ये जो आज, हालांकि बाद में हम इस पर आए, प्रधानमंत्री जिस तरह आज असम में तमाम चीजों को बातें कर रहे थे, पुलवामा को लेकर वो श्रेय ले रहे थे, अपनी सभी बातों को लेकर श्रेय ले रहे थे, लेकिन वो अभी तक उसकी जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ है, वो इस बात को नहीं कह पा रहे हैं। और केवल एक कहा जाए कि लोगों के आगे वोट लेने के लिए एक झूठा हवाई किला बनाया जाता है, झूठ को परोसा जाता है, रोज बरोज एक झूठ को बेचा जाता है। और कांग्रेस का इतना बड़ा उनको खौफ है, मैं तो कहूंगी कि उन्होंने ही कांग्रेस को एक तरह से कहा जाए कि भारतीय राजनीति के एकदम केंद्र में ला दिया है। क्योंकि आज अगर आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण, तो कांग्रेस 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 ये न जाने शब्द कितनी बार आया होगा अगर उसको गिन लिया जाए तो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में यहाँ 3 पुल नहीं बने, हमने यहाँ पर इतने साल में 5 पुल बना दिए। अरे काम करना सरकारों का ये तो दायित्व है। और उस समय फंडामेंटल जब यहाँ पर शासन था कांग्रेस की भी सरकारों का, क्या उन्होंने काम नहीं किया? इतने सारे काम है लेकिन उनको गिनाया नहीं जाता, वो फंडामेंटली उन्होंने किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उस समय जो अगर फाउंडेशनल वर्क है, ये जरूर जाने, क्योंकि गोदी मीडिया कहीं कभी बताएगा नहीं। गुवाहाटी IIT, तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ असम अकॉर्ड के समय में ये एस्टैब्लिश हो चुके थे असम में, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में कोई काम ही नहीं हुआ। यानी जो कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ या इनकी असम शासन में आया, इनकी सरकार तब हुई। और कैसे आती है इनकी सरकार, सबको पता है कि कैसे ये पोचिंग करके और कैसे ये दूसरे दलों को तोड़ करके लाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी बनी, कॉटन यूनिवर्सिटी बनी, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी बनी, कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशिएंट स्टडीज यूनिवर्सिटी बनी, के हदीक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी बनी, असम वुमेन्स यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज। ये कह रहे थे कि कोई एम्स नहीं बन पाए, हमने यहाँ पर आए तो चीजों को बनाया। ये जानना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के समय में कितना काम हुआ। जोरहाट मेडिकल कॉलेज बना, फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बना और तेजपुर मेडिकल कॉलेज बना, और ऐसे ही कई इंडस्ट्रियल को लेकर भी कुछ काम हुए। यानी हमेशा नकारा बताना कांग्रेस को, ये ही केवल इनका काम रह गया है। और अपने छोटे छोटे कामों को इन्होंने इसको अपनी उपलब्धि बताया कि हमने इतने समय में 125 से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पद्म पुरस्कार दे दिए। बहुत अच्छा किया आपने, सम्मान किया, सम्मान की बात है, आपको करना चाहिए। लेकिन साथ ही आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने यहाँ कितने रोजगार दिए, कितने लोगों को व्यवसाय दिया, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, यहाँ पर शिक्षा के लिए आपने क्या कार्य किया, ये सब बातें भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप
और सारी चीजों का आप कह सकते हैं कि हमने इसको जोड़ने की कोशिश की। और एक जो बड़ा ही एक अजीब सा आरोप लगाया इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट में और असम में विभाजनकारी नीति चली और यहाँ पर एक अशांति को जन्म दिया और तोड़फोड़ में वो ज्यादा उनका ध्यान रहा। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि जो इनके खुद के मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री होकर एक संवैधानिक पद पर बैठकर एक मुख्यमंत्री का क्या काम होता है, पूरे देश पूरे राज्य की जनता को समान दृष्टि से देखना। और वो सार्वजनिक तौर पर रैलियों में वो ये कह रहे हैं कि मियाँ लोगों को तंग करो, इनको परेशान करो, रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगता है तो 4 रुपए दो, उसे परेशान कर दो, 5 लाख इन मियाँ का वोट कटवाया जाएगा। और कितना मतलब विभत्स एक मुख्यमंत्री हैं वो, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता। वो ऐसे वीडियो जारी करते हैं कि वो बंदूक तान रहे हैं और सामने निशाने पे अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम है, टोपी लगाए हुए शख्स है। ये तो शर्मनाक है। पूरे इंटरनेशनल एक वर्ल्ड मीडिया में, एक पूरे दुनिया में ये क्या संदेश देते हैं। और आप बात करते हैं कि कांग्रेस ने विभाजनकारी नीति की। कांग्रेस ने तो वहां शांति लाने के बहुत प्रयास किए, वहां पर बहुत विकास किया और वो फंडामेंटल एक बेस बनाकर दिया। आपने 10 साल में क्या किया, आप उसको बताइए। आप कांग्रेस की यहाँ पे जातमाला मत कीजिए, लेकिन क्या करें, वो उसी से ऑक्सीजन लेते हैं। अगर वो कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे तो उन्हें पता है कि उनको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी जिससे उनकी राजनीति चलती है। तो कांग्रेस को कोसने से ही ये राजनीति चल रही है। लेकिन देश ये जानना चाहता है आपके 12 सालों में क्या हुआ, आपके 10 सालों के शासन में क्या हुआ। तो इस तरह से बरगलाइए मत और सही मुद्दों को, सही बातों को सामने लाइए, जवाब दीजिए, भागिए मत, संसद से मत भागिए और इन मुद्दों से मत भागिए। क्योंकि राहुल गांधी तो जाहिर तौर पर इन सभी मुद्दों को ले आए हैं और पूरी तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है वो उनके मंत्री थे अश्विनी वैष्णव और दूसरे मंत्री जब वो बात कर रहे थे राहुल गांधी को लेकर के प्रेस के सामने अजीब तरीके के नाप शनाप बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा आइए सामने ही बात कर लेते हैं। और वो किस तरह से मुंह छुपा के भागते फिरे, यानी कि जो थे प्रहलाद जोशी और ये अश्विनी वैष्णव, तो हिम्मत नहीं है उनके पास। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं तो किसी भी फोरम पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, आप आइए। क्योंकि वो तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ वो बात करते हैं कि आप ट्रेड डील के तहत देश के हितों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो नरवणे जी की किताब में है उसके हिसाब से बात यह अलग विषय है कि प्रकाशित हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैगजीन में उसके अंश छपे हैं और नरवणे जी ने इससे इनकार नहीं किया कि वो नहीं है उस किताब में। ये केवल बात हुई है कि वो अभी लोगों के हाथ तक कॉपी नहीं आ पाई या प्रकाशन की कुछ चीजें हैं, लेकिन किताब का जो कंटेंट है वो तो सही है। आप बताएंगे ना कि सुरक्षा को लेकर जवाबदेही किसकी थी। आपको इस लोकतंत्र में किताबों से डर लगता है, पत्रकारों की सच्चाई बोलने से डर लगता है, आप उनको जेल भिजवा देते हैं। आप जब एप्स्टीन फाइल जैसे घृणित जो है उनके फाइल्स में आपके मंत्रियों का और आप लोगों का नाम आता है तो उनको डिफेंड किया जाता है, कोई जवाबदेही तय नहीं होती। एक भी दिन इस मंत्री को, इन मंत्री को तो बने रहने का हक नहीं है, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। जनता को जवाब चाहिए, यही कहना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनिल कुमार रॉय साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ये मुद्दे, जिन मुद्दों को इस पहले सेशन में राहुल गांधी, बजट सेशन के पहले पड़ाव में राहुल गांधी लेकर आए हैं, वो मुद्दे कहां तक जा सकते हैं और इन सब के बीच राहुल गांधी को ही बाहर निकालने की जो तैयारी चल रही है, कितनी उसमें सफलता मिल सकती है विपक्ष को, सत्ता पक्ष को? यह बात तो, धन्यवाद, यह बात तो होगी ही नहीं कि राहुल गांधी को या कांग्रेस को जिस तरह की बात कही जा रही है कि बाहर ही कर दिया जाए, यह संभव नहीं है। उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद के समय से ही या उसके पहले से ही कांग्रेस लगातार भाजपा लगातार कांग्रेस मुक्त भारत, उसके कहने का असली उद्देश्य था कि विपक्ष मुक्त भारत का नारा लगाती रही है। यह उसकी उस मनोवृत्ति को सूचित करता है कि वह एकाधिकार, एक तंत्र इस देश में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, इस दिशा में चल रही है। और यह बात, जो बात उसने कांग्रेस मुक्त भारत या विपक्ष मुक्त भारत का नाम तो कभी नहीं दिया,
कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात उसने की है कि उसके जो अवयव है, उसकी जो कोशिशें हैं, वह आप अनेक प्रकार से आप देख रहे हैं। जैसे SIR जिस तरह हो रहा है, जिस तरह जीतन राम मांझी ने बिहार में कहा, वह सारे लोगों को जानना चाहिए। बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूँ, यह बात जनता के बीच जानी चाहिए। जीतन राम मांझी जी ने कहा कि एक टेकारी विधानसभा है गया में, कि वहां के विधायक, पूर्व विधायक हार गए इस बार, तो उन्होंने आम सभा में कहा, पब्लिक मीटिंग में यह बयान दिया कि पिछली बार वे 27,000 से हार रहे थे, तो हमने उनको जितवा दिया, और इस बार 16,000 से ही हार गए, लेकिन हमको फोन नहीं किया इसलिए हार गए। इसका मतलब जीतन राम मांझी भारतीय राजनीति के बहुत बड़े चेहरे नहीं है, इतने प्रभावशाली चेहरे नहीं है कि जीत हार को प्रभावित कर सके। लेकिन जब जीतन राम मांझी जैसा आदमी जो दूसरी पार्टी के पीछे पीछे लग करके अपने अस्तित्व को बचाते रहते हैं, कि जीतन राम मांझी जैसा आदमी जब राजनीति को, जीत हार को प्रभावित कर रहा है, तो गृह मंत्री जब बैठ करके कैमरा बंद करके जब कर रहे होंगे, तो किस तरह स्थिति हो गई है कि भारतीय राजनीति की, कि अब जो एक तंत्र है उसकी दिशा के जो स्क्रू होते हैं, वो सारे स्क्रू कसे जाने लगे हैं, वे सारे नट कसे जाने लगे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग की बात की है, कि उनके खिलाफ बात की है। तो जनता को यह सब समझना चाहिए कि लोगों के पास यह बात जानी चाहिए कि किस तरह हमारा लोकतंत्र किस दिशा में चल रहा है। दूसरी बात कि लगातार हाल के दिनों का मतलब यह है कि संसद सत्र के दिनों में, इसके पहले की भी ढेर सारी घटनाएं हैं कि लगातार कि ट्रेड डील का मामला, एपस्टीन का फाइल का मामला, पन्नू का मामला वगैरह वगैरह लगातार चल रहा है। ये सारे मामले इस दिशा में सूचित कर रहे हैं, इस दिशा में इंगित कर रहे हैं कि यह सरकार लगातार असफल हो रही है, लगातार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लगातार इसके पांव गंदे हो रहे हैं। अब इस बात को असम में जो उन्होंने कहा, या मुख्य प्रधानमंत्री ने, या इसके पहले भी वो कहते रहे हैं कि घर में घुस करके मारते हैं, और पन्नू की हत्या का जो मामला अमेरिकी कोर्ट में है, तो इसका मतलब है कि भारत की जो छवि है कि आज तक भारत शांति का, अहिंसा का प्रतीक रहा है, और हम लोग जब बच्चे क्या सयाने थे, कुछ दिन पहले तक की बात है, अब वे सारी बातें लोग भूलने लगे हैं, कि हम लोग बनारस की गलियों में देखते थे कि किस प्रकार विदेशी लोग गाते बजाते हुए, राधे राधे करते हुए, राधे कृष्ण करते हुए ऐसे घूमते रहते थे। तो ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब हमारी छवि एक अंतरराष्ट्रीय गुंडे की, मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं इस शब्द को, कि एक अंतरराष्ट्रीय गुंडे की के रूप में हमको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत पहले सारे लोग जानते हैं, जिन लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, वे सारे लोग जानते हैं कि आजादी के पहले ही स्ट्रेची एक यहाँ पर अधिकारी हुआ करता था, या ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस पर बहुत बहस हुई थी, या बहुत सारे लोग कहते थे कि भारत आजाद नहीं रह पाएगा, और उस आजादी के लिए राष्ट्रवाद को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया था। आज राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, लेकिन दूसरे टूल की तरह उसका इस्तेमाल हो रहा है। राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र में साहस और गौरव भरने के लिए उस राष्ट्रवाद का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि
राष्ट्रवाद का इस्तेमाल हो रहा है कि हम वंदे मातरम का गीत गाएंगे, खड़े होकर के गाएंगे, जरूर गाना है, न गाइएगा तो पनिशमेंट होगा, जनगण मन न गाइएगा सिनेमा देखते हुए तो पनिशमेंट हमको दूसरा पकड़ करके है सो हाथ पैर तोड़ देगा। तो इस रूप में हो रहा है, तो राष्ट्र कमजोर हो रहा है और राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। और इसके लिए जिस टूल्स को अपनाया जा रहा है, जिन उपकरणों को अपनाया जा रहा है कि यह देश अलग अलग खंडों में, अलग अलग समुदायों में एक दूसरे के साथ जुड़ाव नहीं रहे, तो हमेशा ही भारत लगातार यहाँ पर आक्रमण होते रहे या पराधीन भी हुआ भारत। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह बताया जाता है कि भारत में आपसी एकता नहीं थी। उसी आपसी अनेकता को फिर से उभारने की कोशिश, यह बड़ा सवाल है, यह बड़ा राष्ट्रीय सवाल है। इस पर गहरी चिंता की जानी चाहिए पूरे देश को कि जब तक एक पूरा देश एकजुट इस देश के लिए नहीं रहेगा, तब तक यह देश कमजोर होगा, फिर से टुकड़ों में बंट जा सकता है। और यह प्रधानमंत्री के झुकने का भी एक कारण मैं इस रूप में देखता हूं कि चूंकि यह देश इस तरह टुकड़े टुकड़े में वैचारिक ढंग से बट गया है, आस्था के आधार पर बट गया है, सांप्रदायिकता के आधार पर बट गया है, जातीयता के आधार पर बट गया है, तो प्रधानमंत्री तो भाषण में भले ही यह कह रहे हो, चिल्ला करके कह रहे हो, लेकिन भीतर से वे इस देश की कमजोरी को मुझे लगता है कि जानते समझते हैं, इतने बेवकूफ नहीं है कि वे इस देश की कमजोरी को जानते समझते हैं। और अंत में मैं यह बात जोड़ देना चाहता हूं कि वेनेजुएला का तेल अंबानी ने खरीदना स्वीकार कर लिया है। शुक्रिया। आगे। जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। जरा अमलेंदु जी, मामला कहां तक पहुंच चुका है? अमलेंदु जी, राहुल गांधी कहां तक इस पूरे मामले को पहुंचा चुके हैं? राजीव जी, देखिए कई मामले हैं जिसको राहुल गांधी आगे लेकर चल रहे हैं, और एक बड़ी राजीव जी सूचना ये भी मिल रही है कि जैसा निशिकांत दुबे लेकर आए हैं नोटिस, ऐसा ही नोटिस नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी की सदस्यता समाप्त करने के लिए कांग्रेस लेकर आने वाली है। ऐसी भी बातें चल रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या ऐसा कोई नोटिस आता है कि नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी की भी सदस्यता समाप्त की जाए, हमेशा के लिए जीवन भर इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ऐसा प्रस्ताव भी आ सकता है। अब अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो बड़ा दिलचस्प होगा कि स्पीकर साहब जो हैं कि वो कौन से प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, कौन से वो खारिज करते हैं, आधार देने होंगे। राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रस्ताव है वो तो गप है, हाइपोथेसिस है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ आता है तो उसमें तो ऑथेंटिकेट राहुल गांधी कर रहे थे, वो ऑथेंटिकेट वाले दस्तावेज भी हो सकते हैं। तो ये अब देखना होगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा। मार्च का महीना राजीव जी मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और 9 मार्च से जब संसद का सत्र फिर से शुरू होगा, बजट सत्र, तब बहुत सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी राजीव जी अब रोज़ रोज़ नई नई मुसीबतों में फंसती जाती है, और ये मुसीबतें खुद की पैदा की हुई भाजपा की लगती हैं। देखिए राजीव जी, ऐसा है कि ये जो मामला आया है जिसका आपने जिक्र किया, निखिल गुप्ता वाला, इस तरीके के मामले ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, पहले भी होते रहे हैं, और लेकिन वो जिस तरीके से अंजाम दिए जाते थे, बहुत खूबसूरती के साथ अंजाम दिए जाते थे, और हमारे जो संबंध होते थे दूसरे देशों के साथ, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। और जाहिर सी बात है कि हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। अब अगर पन्नू के साथ कुछ किया जा रहा था या निज्जर के साथ कुछ किया गया, जाहिर सी बात है कि उसके पीछे भारत के अपने हित हैं, तो उसके लिए उसको भारत कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं, और ये सारे हमारे जो है संबंध जो दूसरे देशों के साथ हैं वो खराब होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। अब अगर विकास यादव का नाम राजीव जी वहाँ आ जाता है, और जो निखिल गुप्ता है वो सरकारी गवाह बन जाता है, या वो एक तरह से कहा जाए अपना गुनाह कबूल कर लेता है, तो ये कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात भारत सरकार के लिए होगी। इसकी तरफ जो है ध्यान देना आवश्यक है, और इसके कितने बुरे असर जो हैं वो अमेरिका के साथ संबंधों पर पड़ेंगे, जो कि पहले ही संबंध खराब हो चुके हैं। भाई ट्रंप अगर धमकी दे रहा है कि मैं जो हूँ पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं, तो क्या उस पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करने के मामले में ये निखिल गुप्ता का मामला भी शामिल है क्या, एपस्टीन फाइल्स के अलावा?
ये भी हो सकता है, तो ट्रंप इतनी जोर देकर कह रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या है, अब इसमें किस किस के नाम आ सकते हैं। अब रॉब्स के अफसर, अब तो ये राजीव जी की वो निखिल गुप्ता वहां जाके जाने क्या क्या बयान देगा, और जो जो बयान देगा वो तो सब स्वीकार किए जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में होगा निखिल गुप्ता, कि दिल्ली पुलिस जो चाहे कहलवा ले, है ना। कहलवाना तो अब वहाँ FBI को है, अमेरिका की पुलिस कहलवाएगी जो कहलवाना है, अब वो कहेगा जो भी कहना है। और यहाँ तो यह बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि वो काश पटेल साहब जो है वहाँ बन गए हैं, FBI के प्रमुख बन गए हैं। तो वो काश पटेल साहब मदद क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? गुजराती बंधु जो हैं, मोटा भाई अगर वहाँ बन गए हैं FBI के चीफ, तो उन्होंने मदद क्यों नहीं की यहाँ की? तो राजीव जी, ये कुल मिलाकर जिस तरीके से हमारी विदेश नीति फेल हो रही है और गला पड़ने को जिस तरीके से विदेश नीति समझ लिया गया, उसकी सारी परतें जो है उधड़ रही हैं। और राजीव जी, अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो इसका संबंध सिर्फ अमेरिका के साथ संबंधों पर खराब होने पर नहीं पड़ेगा। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि वो I5 जो है उसके देश जो है उनके साथ भी संबंध खराब होंगे, और ये मामला खुला ही I5 के जरिए था, वहीं से ये बात निकलकर सामने आई। तो इसका मतलब कि उन देशों के साथ भी संबंध खराब होंगे, उनके साथ संबंध खराब होंगे तो हमारे जो पड़ोसी और देश हैं उनके साथ तो हमारे वैसे ही संबंध खराब होते चले जा रहे हैं। बाकी देशों के साथ भी संबंध जो है वो हमें शक की निगाह से देखा जाने लगेगा कि भाई ये इनके साथ दोस्ती करो, ये आके गले पड़ते हैं और उसके बाद यहाँ पे आकर कोई निखिल गुप्ता और विकास यादव चिपका देते हैं। तो इसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एपस्टीन का मामला जो है राजीव जी, वो जब सुलझेगा तब सुलझेगा। 30 लाख फाइलें आ चुकी हैं, उसके बाद और 30 लाख फाइलें आनी है, उसमें किस किस के नाम होंगे वो आता रहेगा। लंबी प्रक्रिया है और लंबा चलेगा, लेकिन ये मामला जो है ये तो मुझे लगता है जल्दी जो है सुलझने की तरफ बढ़ेगा। तो एक नई मुसीबत में मोदी सरकार जिस तरीके से घिरी हुई दिखाई पड़ती है। अब मोदी जी तो ठीक है, अपना जब चाहे झोला लेकर निकल सकते हैं, लेकिन भारत का काहे नुकसान कराते हैं भाई? आपको जो करना करो, आप प्रधानमंत्री की हैसियत से मत करो, आपको जो भी अपने संबंध निभाने हैं, किसी दोस्त का फायदा करना है करो, लेकिन भारत का नुकसान क्यों करते हैं? तो ये राजीव जी बड़े सवाल हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि सूचनाएं जो मिल रही हैं, मोदी जी के खिलाफ भी इसी तरीके का प्रस्ताव और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ भी प्रस्ताव आ सकता है। तब देखा जाएगा कि कितना दिलचस्प जो है संसद का नजारा होगा। जी, प्रेम कुमार जी, क्या लगता है आपको जो बड़ी खबर बता रहे हैं यहाँ अमलिंदु जी, ऐसा हो सकता है क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन? प्रशांत जी, अगर आपको पता हो, आप प्रेम कुमार जी को कोई भी बोलिए। प्रेम कुमार जी, देखिए, जो सब्सटेंसिव मोशन लाने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है, ये कोशिश किसी और सदस्य के खिलाफ भी हो सकती है, तो उसमें प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन वो संसद के सदस्य के खिलाफ ये होता है।